Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book and chapter number 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर को हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और साथ ही विद नोट्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर जितने भी नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बाहर से कोई भी फालतू चीज़ इसमें नहीं बताई जाती और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन भी जाते हैं जितने भी पॉइंट्स हम करवाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज क्लास की वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही एक इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास की वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीछे के चैप्टर्स में ये पढ़ के आ चुके हैं कि कांग्रेस की जो शुरुआत के 3 आम चुनाव हुए उनको कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तीनों आम चुनावों के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस ही विजय रही थी। तो यहाँ पे तो हम कुछ उसका टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही यहाँ पे हम चौथा आम चुनाव भी पढ़ेंगे। ये चौथे चुनाव के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस की सत्ता नहीं चल पाई। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। अब देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी कोई भी पद, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब देखिए, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने वर्ष 1966 तक शासन संभाला प्रधानमंत्री के पद पर रहकर। अब देखिए, 1966 के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी क्या हो गया, निधन हो गया 10 जनवरी 1966 को। अब देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, यानी कि अब ये 2 कैंडिडेट उठ खड़े हुए कि प्रधानमंत्री अब हम बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी निधन हो गया था, कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। तो अब उनके बाद मोरारजी देसाई और साथ ही इंदिरा गांधी के बीच में एक राजनीतिक उत्तराधिकारी पद को पाने के लिए एक संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद और भी इसके अंदर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो पढ़ते हैं। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दिया। इसके पीछे सिंडिकेट का ये सोच थी कि इंदिरा गांधी सिंडिकेट के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगी। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके ऊपर अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन यानी कि उनको कुछ भी अनुभव नहीं है किसी भी चीज का, सत्ता वगैरह का होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दिया था। इसके पीछे का कारण ये था कि सिंडिकेट ये सोच रहे थे कि जो इंदिरा गांधी है वो उनके दिशा निर्देश के अंदर कार्य करने लगेंगी। नेतृत्व के प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी पार्टी के अंदर सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। सो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे आम चुनाव की तरफ और उसके अंदर क्या क्या हुआ था वो देखते हैं और समझते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि चौथा आम चुनाव, और साथ ही इस आम चुनाव को क्या बोला गया है, राजनीतिक भूकंप। वो कैसे, देखिए, इस आम चुनाव के अंदर यानी कि इसकी स्टार्टिंग में या फिर उस समय पे कह लीजिए कि मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में गिरावट तथा सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकट में आ चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका था उस समय पे, क्योंकि हमारे पास ना ही डॉलर बचा हुआ था, ना ही निर्यात, और साथ ही निर्यात में काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी और सेना के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा था। तो इन सब अल्टीमेटली बेकार के खर्चों से और साथ ही हमारी आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आने से क्या हुआ, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई हमारे देश की। तो विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया और ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी बड़ी चुनौती थी और इसके अंदर इस स्थिति जब ये सब हो गई थी, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, तो विपक्षी दलों ने उनको जनता को क्या करना शुरू कर दिया था, जैसे कि कहते हैं ना, कान भरना या लामबंद कह लीजिए, ऐसा करना उन्होंने शुरू करा था विपक्षी दलों ने। क्योंकि विपक्षी दल जो होता है उसकी मीनिंग ये होती है कि जो सत्ता के अंदर दल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखरेख करे। देखरेख का मतलब ये है कि वो जो उसने वादे किए थे, जो काम की करने के वादे किए थे, वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको बड़ा चला के जनता के सामने दिखाना कि देखिए इन्होंने ये कहा था, ये नहीं किया। तो वही काम अब विपक्षी दल कर रहा था जब ये सब क्रिटिकल सिचुएशन हमारी चल रही थी। और 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा आखिर क्यों दी गई, क्योंकि देखिए अभी तक आपने देखा
कि जो 3 आम चुनाव हुए उनको कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया, तीनों आम चुनावों के अंदर कांग्रेस ही जीती। अब चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप क्यों बोला गया? तो देखिए, राजनीतिक भूकंप इसलिए बोला गया जहां पर कांग्रेस पिछले 3 आम चुनावों के अंदर पूरे देश के अंदर जीतती हुई आ रही थी, एक भी राज्य छूट नहीं रहा था। अब के चुनाव में क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से, कुछ डिफ्लेशन की वजह से, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस की वजह से अब की बार हमारी जो कांग्रेस थी वो 9 राज्यों के अंदर जीती ही नहीं। और वो 9 राज्य थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बन सकी, इनमें सरकार बनी ही नहीं। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कांग्रेस का विभाजन। बट स्टूडेंट्स, उससे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हों जो कि आपको यहाँ ना समझ में आए, जैसे कि अभी पीछे हमने पढ़ा सिंडिकेट। तो आप ये मत सोचिए कि सर ने वो समझाया ही नहीं, वो आगे फर्दर चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो हम सब बताएंगे। इसीलिए आप सिर्फ नोट डाउन करते हुए चलें और जो चीज़ समझ में आ रही है वो समझते हुए चलें। जो चीज़ रह भी रही है समझने से, वो आगे फर्दर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो वो सब चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। और साथ ही जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो रिकैप करते हैं, वन शॉट एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स के जरिए देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाते हैं 4-5 चैप्टर का, साथ ही रिकैप भी हो जाता है बढ़िया तरीके से। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कांग्रेस विभाजन। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ, यानी कांग्रेस का विभाजन। तो देखिए, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद तथा राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा। देखिए, इसको समझिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंडिकेट ने को ये पता था कि इंदिरा गांधी जो है वो अनुभवहीन है, तब भी उनके प्रधानमंत्री बनने में समर्थन दिया। क्यों दिया? उन्हें लगता था कि वो हमारे दिशा निर्देश पे चलेंगी, बट ऐसे चल के आगे में नहीं हुआ। तो इसीलिए सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में बढ़ते मतभेद तथा राष्ट्रपति चुनाव 1969 में जो हुए थे, तो इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस घटना के कारण वर्ष 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब देखिए, कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई, जिसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और साथ ही कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में भी आ सकता है 1 नंबर के, और साथ ही 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है कि कांग्रेस जो है वो कितने दलों के अंदर विभाजित हो गई, और साथ ही उनका नाम बताइए। तो आपको बताना है कि कांग्रेस जो है वो 2 दलों के अंदर विभाजित हो गई थी, पहला कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट के नाम से। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं और सारे पॉइंट्स पे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए, वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधर की खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त कर लिया और गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस एक बार फिर स्थापित हो गई। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि कांग्रेस ने जो चौथा आम चुनाव हुआ था उसके अंदर जो है 9 राज्यों के अंदर हार हुई थी उसकी, वहां पर कहीं नामो निशान भी नहीं आया। परंतु अब क्या हुआ, 1971 के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने जो खोई हुई जमीन थी उसकी, यानी जो 9 राज्य थे, उन 9 राज्यों में दोबारा से अपना प्रभुत्व जमा लिया और गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस एक बार दोबारा स्थापित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। ये तो अभी हम पढ़ के आए, फर्स्ट पॉइंट में था हमारे चैप्टर के, तो पद पर रहे थे। तो और इस अवधि में देश ने 2 चुनौतियों का सामना किया, जिसमें 1965 का भारत का युद्ध था, भारत पाकिस्तान का, और दूसरा था खदान संकट, जिसमें मानसून की असफलता का प्रमुख कारण था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये क्या था, लाल बहादुर शास्त्री का जब दौर रहा 1964 से 1966 तक, तो उसके अंदर जो है पूरे भारत ने 2 सबसे खतरनाक चुनौतियों का सामना किया था। वो था भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 का, और साथ ही खदान का संकट, यानी कि मानसून की असफलता होने के कारण। तो ये थे हमारे कुछ 2 पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो कवर करते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब इनका दौर था लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो उस समय भारत 2 परेशानियां झेल रहा था, सबसे बड़ी एक युद्ध और एक मौसम की। तो साथ ही इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या करा, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और 1965 के युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1966 में सोवियत संघ के गणराज्य उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। इसलिए इसको ताशकंद बोला जाता है। ये उज्बेकिस्तान का एक शहर है, राजधानी है
हैं। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे समझौते के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे कांग्रेस विभाजन का ओवरऑल सारे पॉइंट्स। आई होप आपके भी क्लियर हुए। क्लास की वीडियो में इतना ही, कांग्रेस विभाजन के टॉपिक तक हमारे इतने ही सारे पॉइंट्स आ रहे थे। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम खतरनाक दशक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है 1960 का दशक, यानी कि खतरनाक दशक। वो क्या था, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, किस लिए इसको खतरनाक बोला गया, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। आप नेक्स्ट क्लास की वीडियो जरूर देखें। अदरवाइज अगर जैसे कि आपने लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर किसी अलग चैप्टर की नहीं देखी, तो आप इजीली चैनल पर जा सकते हैं। हर एक प्लेलिस्ट क्रिएट है, सीक्वेंस में वीडियोस अवेलेबल हैं और वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं इजीली। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप घर पे रीड जरूर कीजिएगा और साथ ही एक फ्री टाइम के अंदर इस चैप्टर को बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो सब क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। बाकी कवर तो हम यहाँ पर भी करवाएंगे। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू।